रूस भी अपने पुराने सहयोगी अजरबैजान के साथ बढ़ते तनाव का सामना कर रहा है। अजरबैजान रूस के विमान घटना पर रुख से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह आमतौर पर कारण ढूंढ रहा है और किसी भी मौके का इस्तेमाल कर रहा है, यह दिखाने के लिए कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। रूस और अजरबैजान के संबंध खराब हो रहे हैं और ये बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। पुतिन अब अजरबैजान की सीमा पर सैनिक भेज रहे हैं। इसी दौरान रूसी सरकारी मीडिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब के लिए अजरबैजानी विशेष सेवाओं को दोषी ठहरा रही है। हाँ, वही ऑपरेशन जिसमें यूक्रेन ने 40 रूसी जेट्स को नष्ट कर दिया था और रूस को $2 अरब का नुकसान हुआ था। रूसी सरकारी टीवी कह रही है कि अजरबैजानी लोग यूक्रेन की मदद करने में शामिल थे। यह रही रिपोर्ट और फिर हम जानेंगे कि यह सब क्यों हो रहा है और पुतिन दूसरी जंग शुरू करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार अजरबैजानी विशेष सेवाओं ने रूस में अपने प्रवासी समुदायों का उपयोग करते हुए यूक्रेनी विशेष सेवाओं की मदद की ताकि तोड़फोड़ और आतंकवादी ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया जा सके, जिसका उद्देश्य रूस की रणनीतिक वायुसेना पर हमला करना था। यह जानकारी टेलीग्राम चैनल नोट्स ऑफ अ वेटरन ने अपनी खुफिया सूत्रों के हवाले से दी है। अजरबैजानी प्रवासी समुदाय ने ही लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई को संगठित करने में मदद की, अपने व्यापारिक नेटवर्क और बाजारों व गोदामों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए। इसी कारण रूसी सुरक्षा सेवाएं वर्तमान में अजरबैजानी प्रवासी समुदायों को निष्क्रिय करने के लिए अभियान चला रही हैं, जो सबसे वास्तविक अर्थों में अजरबैजानी खुफिया सेवाओं के नेटवर्क के रूप में काम कर रही हैं और यूक्रेनी खुफिया सेवाओं के साथ करीबी सहयोग में हैं। इसका अप्रत्यक्ष प्रमाण अजरबैजान की हाल ही में रूस में अजरबैजानी प्रवासी समुदायों की सफाई पर लगभग हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया है। तो सवाल उठता है, क्यों रूसी अजरबैजान से इतने नाराज क्यों हैं? देखिए, उनका इतिहास तो बड़ा है, लेकिन इस वक्त रूसी इसलिए नाराज हैं क्योंकि अजरबैजान यूक्रेन को मदद भेज रहा है। देखिए, मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये वो सामान्य मदद नहीं है जो आप सोचेंगे कि कोई देश यूक्रेन को हमले के समय भेजेगा। देखिए, अजरबैजान ने इस हमले की शुरुआत से ही यूक्रेन को मदद दी है और सारी मदद मानवीय सामग्री, ऊर्जा सहायता और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के रूप में रही है। अजरबैजान ने यूक्रेन को किसी भी तरह के हथियार, चाहे वे रक्षात्मक हों या आक्रामक, नहीं भेजे हैं। लेकिन सिर्फ पिछले महीने उन्होंने कुछ ऐसा भेजा जिससे पुतिन नाराज हो गए। तो उन्होंने क्या भेजा? उन्होंने एक बारूदी सुरंग हटाने वाली मशीन भेजी। यह मशीन खास तौर पर खेरसान और खार्किव के उन इलाकों में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए बनाई गई है जिन्हें यूक्रेन ने रूस से वापस लिया है। लेकिन किसी वजह से रूसी लोग इस बात से बहुत नाराज हैं, जबकि यूक्रेन इस मशीन का इस्तेमाल रूसी ड्रोन या रूसी मिसाइलों को गिराने के लिए नहीं कर सकता और जाहिर है वे इसका आक्रामक रूप से किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन रूस के लिए यह बिल्कुल मंजूर नहीं है और इसकी वजह सिर्फ मशीन या वो मानवीय सहायता नहीं है जो अजरबैजान यूक्रेन को भेज रहा है, यह उससे कहीं बड़ी बात है। अजरबैजान आखिरकार रूसी दबंगई के खिलाफ खड़ा हो रहा है और यही वो बात है जिसे पुतिन और रूसी प्रचारक कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वो अब भी अजरबैजान को ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन को एक सोवियत युग का राज्य मानते हैं जो असल में स्वतंत्र नहीं है। इन राज्यों की स्वतंत्रता तभी तक है जब तक वे रूसी प्रभाव क्षेत्र के भीतर रहते हैं। अगर वे स्वतंत्र होना चाहते हैं तो वही पुरानी रणनीति फिर से लागू की जा रही है। रूसी मीडिया अजरबैजान को एक नकली देश कह रही है और इसी दौरान रूसी सैनिक अजरबैजान की सीमाओं पर तैनात हो रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, युद्ध के बारे में बात करना YouTube पर हमेशा एक जोखिम भरा कदम होता है क्योंकि यह विज्ञापनदाताओं के अनुकूल नहीं है। इसलिए YouTube हमारे वीडियो को सीमित करने की आदत रखता है। इसीलिए अगर आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी मदद कर सकते हैं तो यह वाकई में फर्क डालता है। हम यूक्रेन के व्यवहार से हैरान क्यों हैं? क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है, कोई ऐसी राज्य नहीं है, यूक्रेन का कोई इतिहास नहीं है, ऐसी कोई राज्य इकाई नहीं है। यह बात अन्य नए राज्यों जैसे अजरबैजान और ऐसे अर्ध राज्यों पर भी लागू होती है। देखिए, ऐसे बयानों की वजह से ही अजरबैजानी अधिकारी और अजरबैजानी नागरिक यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और यह तो हास्यास्पद है कि पुतिन को इसका एहसास ही नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा रूस इस क्षेत्र का बड़ा ताकतवर बनने की कोशिश करता है उतना ही वह अपने ही सहयोगियों को दूर कर रहा है और उतना ही वह यूक्रेन की मदद कर रहा है और रूसी सैनिकों को मोर्चे पर नुकसान पहुंचा रहा है। यह वही है जो अजेरी राष्ट्रपति ने कल ही कहा था।
जैसे ही नाटो ने 5% रक्षा खर्च का वादा किया है, कंपनियां किसी देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। हालांकि निवेश करना मुश्किल है, तो क्यों न एआई से मदद ली जाए। कैंडलस्टिक एआई का उपयोग करके शेयर बाजार में शुरुआती लोगों के लिए निवेश को स्वचालित करता है। सालों से हेज फंड्स और बड़े वॉल स्ट्रीट खिलाड़ी इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल खुद को वित्तीय बढ़त देने के लिए करते आ रहे हैं। अब पहली बार एआई खेल के मैदान को बराबर कर सकता है। कैंडलस्टिक एआई वित्तीय डेटा, मार्केट न्यूज और तकनीकी जानकारी को एकीकृत करता है ताकि उन निवेश अवसरों की पहचान की जा सके जिन्हें मानव निवेशक शायद नजरअंदाज कर दें। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्राहकों के लिए शुरू करना 10 मिनट से भी कम समय लेता है। ऐप डाउनलोड करें, कैंडलस्टिक को अपनी निवेश प्राथमिकता बताएं और आपको अपनी जरूरतों के अनुसार एक अनुकूलित एआई पोर्टफोलियो मिलेगा। फिर आपका एआई सलाहकार बाकी सब कुछ अपने आप संभालता है, जैसे खरीदना, बेचना और आपकी रणनीतियों का अनुकूलन करना। आप आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका पैसा कैसे काम कर रहा है, या फिर और गहराई में जा सकते हैं। हर फैसले के साथ आपका एआई सलाहकार आपको एक कस्टम जनरेटेड इंटरैक्टिव निवेश रिपोर्ट देता है ताकि आप समझ सकें कि वह स्टॉक क्यों चुना गया। किसी भी तरह से यहाँ किसी भी तरह की न्यूनतम खाता राशि बिल्कुल नहीं है। तो चाहे आपके पास कुछ $100 हो, कुछ $1000 हो या उससे ज्यादा, आप एआई का इस्तेमाल करके समझदारी से फैसले ले सकते हैं और अपनी संपत्ति को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। कुछ साल पहले एक कार्यक्रम में मुझे यूक्रेन के एक प्रतिनिधि के सवाल का जवाब देने का मौका मिला था, और सवाल भी लगभग यही था और मेरा जवाब भी वही रहेगा जो मैंने तब दिया था। और मुझे लगता है कि यह यूक्रेनी लोगों की उस इच्छा के अनुरूप है कि वे कभी भी कब्जे से समझौता नहीं करेंगे। यही मुख्य सलाह है, यही हमने किया। देखिए, युद्ध की शुरुआत से ही अजरबैजान काफी तटस्थ रहा है। वे रूस के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वे वास्तव में यूक्रेन के पक्ष में भी नहीं थे। लेकिन दिसंबर 2024 में चीजें बदलने लगीं। तो दिसंबर 2024 में क्या हुआ? जैसा कि आप में से कई लोग पहले से जानते होंगे, एक रूसी मिसाइल ने एक अजरबैजानी यात्री विमान को गिरा दिया था। साफ कर दूं, यह कोई सैन्य विमान नहीं था। इसमें आम नागरिक, परिवार, कामकाजी लोग थे और दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। अब यह स्थिति पहले ही काफी बुरी थी। अजरबैजान बहुत नाराज था, लेकिन इसे और भी बुरा बना दिया रूसी प्रतिक्रिया ने। देखिए, असली माफी मांगने के बजाय मॉस्को ने इसे बस एक गलती कहकर टाल दिया और आगे बढ़ गया। अजरबैजानियों के लिए यह सिर्फ अपरिहार्य है। सिर्फ लापरवाही नहीं थी, बल्कि अपमानजनक भी थी। लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। वे नाराज थे सिर्फ हमले से नहीं, बल्कि इस बात से भी कि रूस के लिए उनकी जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं थी। यहां तक कि सरकार भी चुप नहीं रही। उसने रूसी विमानों को जमीन पर रोक दिया, करोड़ों की व्यापारिक डील्स रद्द कर दी और सार्वजनिक रूप से मॉस्को की निंदा की। अब कम से कम मेरे लिए अजरबैजान की मांगें काफी सीधी थीं, और शायद मैं यहाँ पक्षपाती हूँ क्योंकि मैंने पुतिन के बारे में बहुत रिपोर्टिंग की है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वे क्या मांग रहे थे, और आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या इसमें कुछ असामान्य है? अजरबैजान ने 3 चीजों की मांग की थी। इस हादसे को एक गिल्ट के रूप में स्वीकार करें। जो लोग अजरबैजानी विमान को गिराने के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें सजा दी जाए और पीड़ितों के परिवारों और एयरलाइन को विमान के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो यह काफी तर्कसंगत लगता है। वास्तव में यह रूस के लिए बहुत सुविधाजनक हो सकता है और बस एक सहयोगी को बनाए रखना है। लेकिन किसी न किसी कारण से पुतिन यह करना नहीं चाहते, और तब से दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। मेरा मतलब इससे यह है, विमान गिराए जाने के बाद जब व्यापार समझौते रद्द कर दिए गए, तो कुछ ही महीनों बाद रूसी अधिकारियों ने उस इलाके पर छापा मारा जहां अजरबैजानी प्रवासी मजदूर रहते थे। वहां उन्होंने हत्या के आरोप में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। अब इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या वाली बात इसके बाद आई। देखिए, हिरासत में इन भाइयों को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे अपनी चोटों के कारण दम तोड़ गए, और रूसी अधिकारियों ने उनकी मौत का कारण दिल का दौरा बताया। फिर से अजरबैजानी अधिकारियों का मानना था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। उन्होंने इसे जानबूझकर किया गया उत्पीड़न माना। अजरबैजान में जनता आक्रोशित हो गई थी। बाकू में फिर से विरोध प्रदर्शन भड़क उठा, और इस बार सरकार ने और भी कड़ा कदम उठाया। रूसी मीडिया आउटलेट्स को बंद कर दिया गया।
यहाँ तक कि मास्को से जुड़े पत्रकारों को भी अजरबैजान में गिरफ्तार कर लिया गया। और जांच के दौरान बाकू अधिकारियों को पता चला कि क्रेमलिन बाकू में स्पुतनिक कार्यालय का इस्तेमाल रूसी एफएसबी के केंद्र के रूप में कर रहा था। इन सब के ऊपर अजरबैजान ने वह किया जो किसी भी अन्य सोवियत पश्चात देश ने नहीं किया। उसने अपने ही नागरिकों पर वागनर में शामिल होने के लिए मुकदमा चलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान जो भी अजेरी नागरिक यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं वे पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन अब अजरबैजानी नागरिकों के लिए रूस के लिए या वागनर के लिए लड़ना अवैध है, जो कि निश्चित रूप से रूस की एक निजी सैन्य कंपनी है। फिर कल अजरबैजानी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे अजरबैजानी विमान को गिराने के लिए रूस के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मामला तैयार करेंगे। अब आइए अजरबैजानी राष्ट्रपति के बयान पर बात करते हैं। और सवाल यह है कि वे ऐसा क्यों नहीं करते जो कोई भी पड़ोसी करता है। हमारी मांगें स्वीकार करना बिल्कुल स्वाभाविक है। इस दुर्घटना को एक गिल्ड के रूप में जो लोग हमारे विमान को गिराने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए और पीड़ितों के परिवारों को, घायलों को और अजाओं को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाए। हमें पता है क्या हुआ था। साथ ही रूस का हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया गया था। हवाई क्षेत्र विमान पर हमला होने के कुछ मिनट बाद बंद किया गया था और यह भी उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने इस काव्योर ऑपरेशन की घोषणा नहीं की जो बंद करता है। तो ये सब आज के आसमान की तरह साफ है, लेकिन 7 महीनों से हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारे महाअभियोजक नियमित रूप से रूसी जांच समिति के प्रमुख को पत्र भेजते हैं, लेकिन सभी पत्रों में यही जवाब आता है कि जांच जारी है। तो हम इंतजार करेंगे जब जांच खत्म होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह व्यवहार करना प्रतिकूल है। ऐसा नहीं है। इससे ये नहीं होगा कि हम इसे भूल जाएं। हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अब रूसी पक्ष को सूचित कर रहे हैं और फिर से जानकारी दे रहे हैं कि हम पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवेदन करने के लिए। उसके संबंध में न्यायिक प्रणाली में हमें पता है कि इसमें समय लग सकता है। मलेशिया और बोइंग के मामले में इसमें 10 साल से भी ज्यादा समय लगा। तो हम 10 साल इंतजार करेंगे, लेकिन न्याय जरूर मिलना चाहिए। और यही वजह है कि पुतिन कुछ सैनिकों को अजरबैजान की सीमा पर भेज रहे हैं और यहाँ तक कि आर्मेनिया में रूसी बेस पर और भी सैनिक भेज रहे हैं। पुतिन अजरबैजान की सीमाओं पर सैनिक तैनात करके उस पर और दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन असलियत में पुतिन के पास एक और मोर्चा खोलने के लिए संसाधन नहीं है, खासकर जब रूस के लिए यूक्रेन में हालात जैसे चल रहे हैं। हम अजरबैजान के नेता द्वारा रूस और पुतिन पर व्यक्तिगत रूप से कई कड़े बयान देख रहे हैं। ये बयान मास्को और बाकू के बीच तीखे संघर्ष की पृष्ठभूमि में दिए गए थे, जो जातीय अजरबैजानी और अजरबैजानी मूल के रूसी नागरिकों, साथ ही खुद अजरबैजान के नागरिकों पर रूसी सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही कार्रवाई से जुड़ा है। यह देखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि अजरबैजान के राष्ट्रपति के इन बयानों पर क्रेमलिन कैसे प्रतिक्रिया देगा, जो स्पष्ट रूप से अजरबैजानी रूसी संबंधों में और गिरावट और कराबाख के अजरबैजान के नियंत्रण में लौटने के बाद काकेशस में रूसी प्रभाव के कम होने को दर्शाता है। अजरबैजान ने काकेशस में ही नहीं बल्कि उस व्यापक क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाया है जिसमें मध्य एशिया के पूर्व सोवियत गणराज्य शामिल हैं। इसका मुख्य सहयोगी तुर्की है। साथ ही अन्य ताकतें भी हैं जो क्षेत्र में रूसी प्रभाव को कम करने में रुचि रखती हैं। क्रेमलिन समझता है कि सिर्फ अजरबैजान ही नहीं बल्कि आर्मेनिया भी मॉस्को से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है।
आज रूस के सभी संसाधन यूक्रेन के खिलाफ उसकी जंग में लगे हुए हैं। रूसियों के पास सचमुच इतने साधन नहीं हैं कि वे अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर सकें। इसलिए यह रूसी प्रभाव से बाहर निकलने का एक बेहतरीन समय और मौका है, और यूक्रेन का रूसी साम्राज्य के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष सीधे तौर पर उस मौके को बनाने से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़े विवादों में से एक है अजरबैजान की यह महत्वाकांक्षा कि वह मध्य एशिया से पश्चिम तक ऊर्जा निर्यात के लिए एक केंद्रीय केंद्र बने और इसमें रूस को दरकिनार कर दे। रूस इसका कड़ा विरोध करता है। इस समय रूस अपने तथाकथित शांति सैनिकों के माध्यम से क्षेत्रीय मामलों को संभालने में असमर्थ है, क्योंकि उनमें से कई अब यूक्रेन में तैनात हैं। इसका परिणाम यह होगा कि पुतिन शायद प्रचार पर अधिक निर्भर करेंगे और संभवतः रूस के भीतर अजरबैजानियों पर अत्याचार को और बढ़ा देंगे। रूसी प्रचारकों ने पहले ही मांग करना शुरू कर दिया है। अजरबैजान से कृषि उत्पादों के निर्यात को रोकें, आसन्न सैन्य संघर्ष के लिए तैयारी करें और ओरशनिक के साथ बाकू के केंद्र पर हमला करें। हालांकि यह सब फिलहाल सिर्फ सूचनात्मक शोर है। रूस के पास अजरबैजान की स्थिति को प्रभावित करने के लिए कोई ठोस आर्थिक या सैन्य दबाव नहीं है। पुतिन अच्छी तरह समझते हैं कि अजरबैजान के साथ संघर्ष को बढ़ाने से अंकारा और अजरबैजान के सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ भी गंभीर टकराव हो सकता है। असल में रूसी प्रचारकों ने पहले ही एक नया दुश्मन ढूंढ लिया है, क्योंकि वे अजरबैजान के बारे में यही कह रहे हैं। चलिए सुनते हैं। अजरबैजान के इतिहास और परंपराओं का पूरा सम्मान करते हुए अगर रूस एक सेकंड के लिए भी अपनी भौं उठाता है तो हम अजरबैजान के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि रूस से अजरबैजान में जितना पैसा ट्रांसफर होता है वो अजरबैजान से रूस में नहीं होता। और फिर जाहिर तौर पर स्थिति नाटकीय रूप से बदल सकती है। क्या वे इसी पर भरोसा कर रहे हैं? या 300 किलोमीटर की सीमा को ध्यान में रखते हुए और यह पढ़ते हुए कि वे खुद को क्या कहने की अनुमति देते हैं और केंद्रीय टेलीविजन पर क्या दिखाते हैं, क्या आप लड़ाई करना चाहते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि अजरबैजान में रहने वाला कोई भी समझदार और होश में व्यक्ति ऐसी मूर्खता नहीं करेगा।